बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बादशाह की सालगिरह है और मुगल रवायात के मुताबिक उन्हें तोला जाना है। इसी मौके पर बरतानवी सफीर सर टॉमस रो भी दरबार में मौजूद हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हमारी दुनिया टीवी। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अजीज दोस्तों, तकरीब पानी में घिरे एक चकोर चबूतरे पर मुनक्किद की जा रही है। चबूतरे के बीचों बीच एक द्यो हेकल तलाई वर्क मंडी तराजू नस्ब है। एक पलड़े में कई रेशमी थैले रखे हुए हैं, दूसरे में खुद चौथे मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर एहतियात से सवार हुए। भारी लिबादों, ताज और जर्रो जवाहिर समेत शहंशाह जहांगीर का वजन तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पलड़े में जिले इलाही मुतमिकन रहे, दूसरे में रखे रेशमी थैले बारी बारी तब्दील किए जाते रहे। पहले मुगल बादशाह को चांदी के सिक्कों से तोला गया जो फौरन ही गरीबों में तकसीम कर दिए गए। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर जवाहरात, बाद में रेशम और आखिर में दूसरी बेश कीमत इजनास से बादशाह सलामत के वजन का तकाबुल किया गया। ये वो मंजर है जो आज से तकरीबन ठीक 400 साल कबल मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दरबार में अंग्रेज सफीर सर टॉमस रो ने देखा और अपनी डायरी में कलम बंद कर लिया। ताहम दौलत के इस मुजाहिरे ने सर टॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए हैं, कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। सवाल ये है कि एक दूर दराज के छोटे से जजीरे पर मुश्तमिल मुल्क का सफीर इस वक्त हिंदुस्तान में क्या कर रहा था। सर टॉमस की अनथक सफारती जिद्दोजहद से ईस्ट इंडिया कंपनी को आजादाना तजारत का परवाना मिल गया। दरअसल सर टॉमस एक खास मिशन पर हिंदुस्तान आए थे। उनकी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह जहांगीर से एक मुआहदे पर दस्तखत करवा लें, जिसके तहत एक छोटी सी बरतानवी कंपनी को हिंदुस्तान में तजारती हकूक हासिल हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि सर टॉमस की तवील डायरी से पता चलता है, ये काम इतना आसान साबित नहीं हुआ और इस सिलसिले में मेहनती अंग्रेज सफीर को सख्त पापड़ बेलना पड़े। इसकी वजह ये थी कि मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सफवी बादशाह और उस्मानी खलीफा को अपना मद्दे मुकाबल समझते थे। उनकी नजर में इंग्लिस्तान एक छोटा सा बेवुकत जजीरा था। उसके किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी की सतह पर मुआहदा करना उनकी शान के खिलाफ था। ताहम सर टॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की अनथक मेहनत, सफारती दाव पेच और तोहफे तहाइफ देकर जहांगीर से तो नहीं, अलबत्ता वली अहद शाहजहां से आज से ठीक 400 बरस कबल अगस्त 1618 में एक मुआहदे पर दस्तखत करवाने में कामयाब हो गए, जिसके तहत इस कंपनी को खुलकर कारोबार करने की इजाजत मिल गई। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये वाकया उसकी तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। ये पहला मौका था कि मुगल हुकूमत ने बराह रास्त एक यूरोपीय मुल्क के साथ बाकायदा तजारती मुआहदा करके उसकी एक कंपनी को मुराआत दी थी और यूं उसे हिंदुस्तान में कदम जमाने का परवाना मिल गया था। अजीज दोस्तों, ये कुछ ऐसा ही वाकया था जिसे मशहूर कहानी की ऊंट को बुद्धू ने अपने खेमे में सर दखल करने की इजाजत दे दी थी। सर टॉमस रो को जहांगीर के साथ दूसरे पलड़े में तुलने वाली दौलत पर यकीन करने में हैरत हुई थी, लेकिन उनके तय करदा मुआहदे के नतीजे में बरतानिया अगले 350 बरसों में हिंदुस्तान से जो दौलत समेट कर ले गया, उसके बारे में माहिरीन मुआशियात ने कुछ तखमीने लगाने की कोशिश जरूर की है। इसका जिक्र आगे चलकर आएगा। पहले ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी राज के हिंदुस्तान पर इक्तदार के दूसरे असरात क्या मुरतब हुए, जो महज दौलत लुटने से कहीं ज्यादा भयानक थे। अमेरिकी तारीखदान मैथ्यू वाइट ने द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने तारीख के 100 बदतरीन सिफाकियों का जायजा पेश किया है, जिनके दौरान सबसे ज्यादा इंसानी जानें जाया हुई। इस किताब में तारीख की चौथी बदतरीन सिफाकी बरतानवी दौर में हिंदुस्तान में आने वाले कहत हैं, जिनमें वाइट के मुताबिक 2 करोड़ 66 लाख हिंदुस्तानियों की जानें जाया हुई। तारीखदानों के मुताबिक हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में आने वाले पै दर पै कहतों की वजह से हुकूमती पॉलिसियां थीं।
इस तादाद में व्हाइट ने दूसरी जंग अजीम के दौरान बंगाल में आने वाले कहत को शुमार नहीं किया, जिसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए थे। अगर इस कहत को भी शामिल कर लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में बरतानिया के बराह रास्त हुकूमत के दौरान 3 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी कहत के बायस जान से हाथ धो बैठे थे। हिंदुस्तान का शुमार दुनिया के सबसे जरखेज खित्तों में होता था और अब भी होता है, फिर इतने लोग क्यों भूखों मर गए? व्हाइट ने इन कहतों की वजह तजारती इस्तेहसाल, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करार दी है। इस अजमाल की तफसील के लिए हम सिर्फ एक कहत का जिक्र करते हैं जो 1769 में बंगाल ही में आया था। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मुआशियात अमृत सिंह ने इस कहत में होने वाली अमवात की तादाद 1 करोड़ बताई है। इस दौर का एक मंजर एक अंग्रेज ही की जुबानी देखिए। दसियों लाख लोग चंद बकिया हफ्तों तक जिंदा रहने की आस लिए मर गए जो उन्हें फसल तैयार होने तक गुजारने थे। उनकी आंखें उन फसलों को तकती रह गईं जिन्हें उस वक्त पकना था जब उन्हें बहुत देर हो जाती। फसलें तो अपने वक्त पर तैयार हुई, लेकिन उस वक्त तक वाकई बहुत देर हो चुकी थी। 1769 की यही कहानी पौने 200 साल बाद एक बार फिर मशरकी बंगाल में दोहराई गई। मशरकी बंगाल में एक होलनाक मगर आम मंजर ये था कि निस्फ सदी की सबसे शानदार फसल के दौरान पड़ा हुआ गला सड़ा कोई इंसानी ढांचा नजर आ जाता था। साहिर लुधियानवी ने इस कहत पर नज्म लिखी थी जिसके 2 शेर 50 लाख फसुर्दा गले सड़े ढांचे नज़ामे ज़र के खिलाफ एहतजाज करते हैं, खामोश होंठों से दम तोड़ती निगाहों से बशर बशर के खिलाफ एहतजाज करते हैं। कहत तो कुदरती आफात के जुमरे में आते हैं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कसूर? मशहूर फलसफी वेल ड्यूरांट इस बारे में लिखते हैं, हिंदुस्तान में आने वाले खौफनाक कहतों की बुनियादी वजह इस कदर बेरहमाना इस्तेहसाल था। इजनास की गैर मतवाजन दरामद और ऐन कहत के दौरान जालिमाना तरीकों से महंगे टैक्सों की वसूली थी कि भूख से हलाक होते किसान उन्हें अदा नहीं कर सकते थे। हुकूमत मरते हुए लोगों से भी टैक्स वसूल करने पर तुली रहती थी। एक छोटी सी कंपनी इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि हजारों मील दूर किसी मुल्क में करोड़ों लोगों की जिंदगियों और मौत पर कादिर हो जाए? इसके लिए हमें तारीख के चंद मजीद सफ़े पलटना होंगे। 1498 में पुर्तगीजी मुहिम जो वास्को डे गामा ने अफ्रीका के जनूबी कोने से रास्ता ढूंढकर हिंदुस्तान को समुद्री रास्ते के जरिए यूरोप से मुंसलिक कर दिया था, आने वाले अशरों के दौरान धौंस, धमकी और दंगा फसाद के हरबे इस्तेमाल करके पुर्तगीजी बहरे हिंद की तमाम तर तजारात पर काबिज हो गए और देखते ही देखते पुर्तगाल की किस्मत का सूरज निस्फ आसमान पर जगमगाने लगा। पुर्तगीजी मुहिम जो कालीकट के राजा के दरबार में उसने हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता दरियाफ्त करके यूरोप और एशिया को मुंसलिक कर दिया। उनकी देखा देखी वलिंदीजी भी अपने तौप बरादर बहरी जहाज लेकर बहराए हिंद में आ धमके और दोनों मुल्कों के दरमियान जोतम बेजार होने लगे। इंग्लिस्तान ये सारा खेल बड़े गौर से देख रहा था, भला वो इस दौड़ में क्यों पीछे रह जाता? चुनाचे मलका एलिजाबेथ ने उन 2 मुल्कों के नक्शे कदम पर चलते हुए दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करवाकर उसे एशिया के मुल्कों के साथ बिला शिरकते गैर तजारत का इजाजतनामा जारी कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम किया जो उनसे पहले आने वाले 2 यूरोपीय मुल्कों से नहीं हो सकता था। उन्होंने सिर्फ जंग आमेज तजारत पर सारी तवानाइयां सर्फ नहीं की, बल्कि सफारतकारी पर भी भरपूर तवज्जो दी। यही वजह है कि उन्होंने टॉमस रो जैसे मंजे हुए सफारतकार को हिंदुस्तान भेजा ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंद दरवाजे खोल दे। मुगलों की तरफ से परवाना मिलने के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ साहिली शहरों में एक के बाद एक तजारती अड्डे कायम करना शुरू कर दिए, जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था। उन फैक्ट्रियों से उन्होंने मसालाजात, रेशम और दूसरी मसनूआत की तजारत शुरू कर दी, जिसमें उन्हें जबरदस्त फायदा तो होता रहा, लेकिन जल्द ही मामला महज तजारत से आगे बढ़ गया। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी यूरोपीय मुल्कों से अक्सर जंगें चलती रहती थीं और ये एक दूसरे का माल लूटने में कोई आर महसूस नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी तादाद में मुकामी सिपाही भर्ती करने शुरू कर दिए। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियां फैल कर कलों और छावनियों की शक्ल इख्तियार करने लगी। जब कंपनी के फौजी और माली हालत मजबूत हुई, उसके एहलकार मुकामी रियासतों के आपसी लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस होने लगे।
किसी राजे को सिपाहियों के दस्ते भिजवा दिए, किसी नवाब को अपने खरीफ को जेर करने के लिए तोपें दे दी, तो किसी को सख्त जरूरत के वक्त पैसा उधार दे दिया। इस जोड़ तोड़ के जरिए उन्होंने रफ्ता रफ्ता अपने पंजे साहिली इलाकों से दूर तक फैला दिए। मुसलसल फैलाव के इस सफर में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी जाने वाली जंगे प्लासी है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव के 3000 सिपाहियों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के। अजीज दोस्तों, इस वीडियो का बकिया हिस्सा देखने के लिए हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।